मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि किसी समाज में सामाजिक विवेक का अभाव होता है तो मूलभूत अधिकार लोकतंत्र के अभिप्राय बन जाते हैं। अगर मूल अधिकारों को समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो कोई भी कानून या सरकार या राज्य नागरिकों की रक्षा वास्तविक रूप में नहीं कर सकता है। इस प्रकार मूलभूत अधिकार ऐसे होने चाहिए जो व्यक्तियों के लिए अतुलनीय हो। वे दो उद्देश्यों को पूरा करने वाले होने चाहिए: सभी नागरिक अपने अधिकारों का पता लगाने की स्थिति में हो, सभी सरकारी पदाधिकारी उसकी उन्हें गारंटी दे। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपाय करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य की सुरक्षा के हितों के कारण कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। चिन्ना राव ने अंबेडकर और अधिकारों पर विमर्श को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न किया है कि इन लोगों को अधिकारों की आवश्यकता है। उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी में अंबेडकर के विचारों को परिलक्षित यह जानने के लिए किया है कि किस प्रकार अंबेडकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा में लाने में अग्रणी रहे हैं और किस प्रकार वे कानून के समक्ष उन्हें बराबर मानते हैं और उन्हें समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आरक्षण प्रदान करके उन्होंने उन्हें पुनर्वितरण न्याय प्रदान करने की कोशिश की। अंबेडकर का विभाजित न्याय 3 सिद्धांतों पर आधारित था: सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, स्वायत्त विचारधारा के आधार पर हिंदू व्यवस्था की आलोचना, एक जातिहीन समाज की स्थापना। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में मनमाने विशेषाधिकारों को दूर करने की कोशिश की। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास और मानव गरिमा के संरक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को अत्याचार, भेदभाव और समाज के बड़े तबके के सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए अंबेडकर ने भारतीय संविधान के 4th भाग के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को समेकित किया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उद्देश्य से इस नीति का विनियमन करने वाले निर्देशों का यह उपाय सामाजिक और आर्थिक ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। ये सिद्धांत गैर न्यायसंगत हैं। इस तरह मूलभूत अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। नागरिकता के बारे में अंबेडकर के उपरोक्त चर्चा के आलोचक के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत विविध संस्कृतियों, जातियों, वर्गों और लिंगों की एक विषम संरचना है, आइए संविधान के अनुसार भारत के नागरिक की परिभाषा को हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत में नागरिक कौन है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय संविधान निम्नलिखित लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र स्वीकार करता है: जो लोग भारत में रहे हैं और भारत में पैदा हुए हैं, जो लोग भारत में रह रहे हैं लेकिन भारत में स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं हुए हैं, उदाहरण के लिए पुर्तगाली और फ्रेंच जो भारत में बस गए हैं, वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं लेकिन पाकिस्तान चले गए हैं, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान के निवासी हैं लेकिन भारत में आकर बस गए हैं, वे लोग जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए लेकिन भारत के बाहर रहते हैं।
संविधान भारतीय संविधान एक नागरिक दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय जनसंख्या को वास्तविक नागरिक और एलियंस में विभाजित किया जा सकता है। एलियंस के विपरीत वास्तविक नागरिक पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं। केवल वास्तविक नागरिक कार्यालयों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। सभी नागरिक अपने अधिकारों जिसका वे दावा करते हैं उससे समान लाभ उठा सकते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना इन मूलभूत अधिकारों का संरक्षण समान रूप से प्रदान करें। अंबेडकर के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उल्लंघन संबद्धता की भावना को चोट पहुंचाता है। इससे संघ और पहचान बनती है। किसी नागरिक की पहचान केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं होती है, बल्कि उसकी पहचान सामाजिक, सार्वजनिक और पारस्परिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। इन सभी क्षेत्रों का सृजन संस्कृति और समाज की सीमा में होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अंबेडकर ने न केवल सभी नागरिकों के एकीकरण पर चर्चा की, बल्कि भारतीय नागरिकता को अयोग्य ठहराने जाने पर संविधान सभा की चर्चा के दौरान नागरिकता के मानदंड भी निर्धारित किए। भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के द्वितीय भाग के अनुसार यदि कोई नागरिक प्राकृतिकरण, पंजीकरण या 26 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्र के एक गणराज्य बनने के समय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।